आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा जी ने जब आंदोलन चलाने के ढंग पर विचार किया प्रारंभ किया तो निश्चय किया कि सर्वप्रथम स्वयं व दांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाएंगे और इस प्रकार कानून का उल्लंघन करेंगे। 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों ने एकत्रित होकर प्रण किया कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता तब तक हम ना तो स्वयं चैन लेंगे न सरकार को चैन लेने देंगे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने और उनके द्वारा चुने गए 79 कार्यकर्ता साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े। 200 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर 24 दिनों में तय की गई और यह पैदल यात्रा महान आंदोलन का महान प्रारंभ थी। वल्लभ भाई पटेल आगे चले और उन्होंने महात्मा जी के आगमन के लिए जनता को तैयार किया। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्री गणेश किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। गांधी जी का उपयुक्त कार्य भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा के शुरू किए जाने का संकेत चिंता। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने आंदोलन के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना पड़ना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना चाहिए। विदेशी वस्त्रों को जला देना चाहिए। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी सरकारी शिक्षण संस्थान छोड़ दें और सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दे दें। 4 मई को महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी आंदोलन के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। आंदोलन का उत्कर्ष और सरकार का दमन चक्र। महात्मा जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किए जाने के शीघ्र बाद ही आंदोलन पूरे जोर में आ गया और इसके संपूर्ण देश को अपने प्रभाव में ले लिया। मध्य प्रांत में जंगल कानून और कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम का उल्लंघन किया गया। संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रांत, बम्बई और बंगाल में शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैधानिक नमक बनाना प्रारंभ कर दिया गया। विदेशी वस्त्र और अन्य सामान का बहिष्कार में शराब की दुकानों पर धरना भी सफलतापूर्वक दे दिया और सैकड़ों अन्य सरकारी नौकरों ने भी ऐसा ही किया। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार को महान सफलता प्राप्त हुई। आंदोलन की विशेष बात यह थी कि भारतीयों स्त्रियों ने अपने परंपरागत संकोच को त्याग कर बहिष्कार, पिकेटिंग और स्वदेशी प्रचार में आंदोलनकारियों के साथ मिलकर कार्य किया। 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी पर बम्बई, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर संपूर्ण और स्वच्छतापूर्ण हड़ताल की गई। बम्बई में कारखाने के मजदूर भी काम छोड़कर हड़ताल में सम्मिलित हो गए। आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने आंदोलनों की टेक्निक का उपहास किया था। आंदोलन की गति पकड़ने पर कुछ समय के लिए हतप्रभ हो गई, लेकिन कुछ समय बाद ही निर्ममतापूर्वक दमन प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं को निर्दयतापूर्वक तितर बितर किया जाने लगा। लाठी प्रहार दिन प्रतिदिन की घटना हो गई। धारासना में 2500 स्वयंसेवकों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की और वे पाशविक लाठी प्रहार के शिकार हुए। जीवन पीड़ा से कराहते हुए आदमी की पट खिल गई, किसी का कंधा टूट गया, किसी की खोपड़ी। लोगों के सफ़ेद कपड़े खून से तरते। न्यू फ्रीमैन के संवाददाता लेबर विलन धारासना के दृश्यों पुलिस की जातियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, 18 वर्ष तक 20 देशों में संवाद संग्रह के काम में मैंने असंख्य उपद्रव, संघर्ष, गली कूचों में जमकर हुई लड़ाइयाँ और विद्रोह देखे हैं, लेकिन धारासना जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्मभेदी दृश्य मैंने कभी नहीं देखे। कभी कभी पुलिस बिल्कुल मामूली सी बातों पर छात्रों को पीछा करती, उनकी आकांक्षाओं में कक्षा में घुस जाती और उन्हें अध्यापकों को लाठियों का शिकार बनाती थी। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 1 वर्ष में ही लगभग 90,000 सत्याग्रही को जेल में ठूस दिया गया। पुलिस के दमन कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ स्थानों पर जनता ने भी हिंसात्मक कार्यवाहियां की। शोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने थाने में जला दिए और कुछ चौकीदारों को मार डाला। संगठित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने 25 व्यक्तियों को भूनकर और सैकड़ों को घायल करके प्रतिशोध लिया। पेशावर में अप्रैल 1930 में इससे भी भयंकर घटना हुई और 24 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर में अंग्रेजी हुकूमत नहीं रही। इस अवधि में शांतिपूर्ण अनुशासित खुदाई खिदमतगारों ने व्यवस्था कायम रखी। इसके बाद सैनिक दस्तों ने पुनः शहर पर अधिकार कर लिया और अनेक खुदाई खिदमतगारों के मशीन गनों से धराशायी कर दिया। इस दौर में महत्वपूर्ण घटना यह थी कि एक गढ़वाली प्लेटून ने अपने निहत्थे मुस्लिम देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। आंदोलन का दुखदायी तथ्य यह था कि भारतीय मुसलमान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन से अलग ही रहे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता। साइमन कमीशन द्वारा भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया गया था।
नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश शासन ने अब तक को समझ लिया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग के बिना भारत की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। अतः सम्मेलन के पश्चात जयकर और स्प्रू के हस्ताक्षर से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके द्वारा कांग्रेस ने आंदोलन को बंद करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय दिया और शासन द्वारा आंदोलन में गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने उनकी संपत्ति वापस करने का वचन दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931। कांग्रेस के सर्वाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन सम्मिलित हुए, लेकिन महात्मा जी के समस्त प्रयत्नों के बावजूद ब्रिटिश शासन की अनुदारता और मिस्र जिन्ना की सांप्रदायिक मनोवृत्ति के कारण भारत की राजनीतिक समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सका। सम्मेलन 1 दिसंबर 31 को समाप्त हो गए। ये सम्मेलन पूर्णतः सफल रहा। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार भारतीय समस्या का हल निकालने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थी। पुनः समज्ञा आंदोलन। भारत में महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड विंस्टन के निर्देशन में ब्रिटिश नौकरशाही ने गांधी इरविन समझौते का खुला उल्लंघन शुरू कर दिया। 31 में जब महात्मा गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन से भारत लौटे, उस समय स्थिति ऐसी हो गई और वेलिंगटन का रुख इतना कठोर था कि गांधी जी के सामने सम्मेलन में अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस पर शासन का दमन चक्र बहुत ही कठोर था। लाठी प्रहार, गोली वर्षा, संपत्ति की जब्ती, सामूहिक जुर्माने, नृत्य के कार्यक्रम हो गए। गांधी जी को बंदी बना लिया गया और कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और समाचार पत्रों पर कड़ी प्रतिबंध लगा दिए गए। 32 के अंत तक राजनीतिक बंदियों की संख्या 2,20,000 तक पहुंच गई। अत्यधिक दमन के कारण आंदोलन की शक्ति कम होती जा रही थी। 1934 के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर कांग्रेसियों के धारा सभाओं में प्रवेश करने की इजाजत दे दी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज परिषद का तीसरा और अंतिम अधिवेशन नवंबर 1932 से प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस इंग्लैंड के मजदूर दल द्वारा भाग नहीं लिया गया। इस पर कोई महत्व नहीं। सम्मेलन में कट्टर राजभक्तों ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में उन बातों को पुष्ट किया गया जो प्रथम 2 गोलमेज सम्मेलन में निश्चित की गई थी।